हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं यायावर साम्राज्य के ऊपर। और ये इसके ऊपर हमारा 6th वीडियो है। और यदि हम बात करें EMRS PGT हिस्ट्री की, तो ये इसके ऊपर हमारा 17th वीडियो है। यदि इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं चंगेज खां और मंगोलों का विश्व में जो स्थान है उसके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। या हम कह सकते हैं कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसका हम निष्कर्ष निकालने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, जब विश्व राजनीति में हम चंगेज खां और मंगोलों का जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर दो अलग अलग दृष्टिकोण आपको दिखाई देंगे। पहला जो दृष्टिकोण है वह है कि दुनिया इनके बारे में क्या सोचती है। यहाँ पर दुनिया में मुख्यतः तीन क्षेत्र आ जाते हैं। एक तो पूर्वी यूरोप आ जाता है, दूसरा आ जाता है चीन आ जाता है, और ईरान आ जाता है, क्योंकि मंगोलों ने इन लोगों को पराजित किया था और यहाँ पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। दूसरा जो दृष्टिकोण आ जाता है वह है कि जो आधुनिक जो मंगोलिया के लोग हैं या जो मंगोल लोग हैं वो चंगेज खां के बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए, जब हम चंगेज खां को याद करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर की कल्पना आती है। तो इस तस्वीर में हम चंगेज खां को एक विजेता के रूप में देखेंगे। इस तस्वीर में हम चंगेज खां को नगरों को ध्वस्त करने वाला देखेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की कि किस प्रकार से चंगेज खां के द्वारा सैकड़ों नगरों को ध्वस्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो जब हम चंगेज खां और मंगोल शासकों को याद करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की हमारे सामने कल्पना आती है जो हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी रहा। और यही वजह है कि 13वीं शताब्दी के जो चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के जो नगरवासी हैं, इन स्टेपी गिरोह से हमारा तात्पर्य हो गया यायावर लोगों से हो गया, इन मंगोल लोगों से हो गया। इनको ये लोग भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। अब हम चर्चा करते हैं कि चंगेज खां के बारे में मंगोल क्या सोचते हैं। तो देखिए, मंगोलों के लिए चंगेज खां एक महान शासक था जिसने मंगोलों को संगठित किया। क्योंकि हमने देखा कि 1206 से पहले ये मंगोल लोग थे, ये अलग अलग कबीलों में बटे रहते थे, अलग अलग कुलों में बटे रहते थे। इन सब के अपने अलग अलग पारिवारिक संगठन होते थे। लेकिन चंगेज खान ने 1206 तक इन सबको एकीकृत किया और एक विशाल परिसंघ का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त लंबे समय से चली आ रही जो कबीलाई लड़ाई है उनसे इन लोगों को मुक्ति दिलाई। हमने देखा कि ये जो कबीले होते थे ये आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे के खिलाफ लूटमार करते रहते थे, और इन सबको पराजित करके एक विशाल परिसंघ का निर्माण किया और लंबे समय से जो चली आ रही कबीलाई लड़ाई है इन सबको इनसे मुक्ति दिलाई। इसके अतिरिक्त प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो चीनी लोग होते थे ये चीनी लोग ज्यादा समर्थ होते थे तुलना में यायावर लोगों से। तो ये चीनी लोग अक्सर जो यायावर लोग होते थे इनका शोषण करते थे। और यही वजह है कि जब 1206 ईस्वी में चंगेज खां मंगोल साम्राज्य की जब स्थापना करता है तो 1206 के बाद में सबसे पहले जिसको वह विजित करने की सोचता है वह होता है चीन। और सबसे पहला जो अपना विजय अभियान है ये उसने चीन के खिलाफ ही चलाया था। तो चंगेज खान ने चीनियों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उससे मुक्ति दिलाई, मंगोलों को इन्होंने समृद्ध बनाया और एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य का निर्माण किया जो कि दो महाद्वीपों में फैला हुआ था, एक यूरोप और दूसरा है एशिया। इसके अतिरिक्त चंगेज खान के द्वारा व्यापार के रास्ते और बाजारों को पुनर्स्थापित किया गया। और यही वजह थी कि विदेश के बहुत सारे जो यात्री हैं, विद्वान हैं, इस साम्राज्य की तरफ आकर्षित हुए, जिनमें प्रमुख नाम आता है वेनिस के मार्को पोलो का। देखिए, वेनिस है ये इटली का एक शहर है और यहीं का एक बहुत ही प्रमुख विद्वान हुआ है मार्को पोलो। और ये जो मार्को पोलो है इटली यात्री, इसने कुबलई खां के समय में यायावर साम्राज्य की यात्रा की थी और इसने यायावर साम्राज्य का विवरण है ये अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा। देखिए, थोड़ी देर के लिए जो स्थानीय लोग थे चीन, यूरोप और ईरान के, इन लोगों की सोच से परे हम सोचें तो 13वीं शताब्दी के उस छोटे से मंगोल राज्य के बारे में यदि हम सोचते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस साम्राज्य में बहुत सारे मतों के लोग, अलग अलग धर्मों में विश्वास करने वाले, अलग अलग आस्था के लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया था। क्योंकि मंगोल साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग भाषा जानने वाले लोग, अलग अलग जाति के लोग थे, वो इसमें सम्मिलित होते थे। यहाँ तक कि स्वयं मंगोल जो शासक होते थे इन्होंने भी अलग अलग धर्मों को अपनाया, जैसे समन है, बौद्ध है, ईसाई है, और सबसे अंत में इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया। देखिए, जब चंगेज खां शासक बनता है तो यहाँ पर अलग अलग कबीलों के अलग अलग देवता हुआ करते थे।
इसके बाद में इन लोगों ने अलग अलग धर्मों को अपनाया, जैसे समन है, बौद्ध है, ईसाई है, और सबसे अंत में इन्होंने अपनाया इस्लाम को अपनाया। लेकिन कभी भी इन मंगोल लोगों ने अपनी सार्वजनिक नीतियां और व्यक्तिगत मत को कभी भी स्थानीय लोगों पर नहीं थोपा। यहाँ तक कि मंगोल शासकों ने सभी जाति और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ पर प्रशासक बनाया, और यहाँ तक कि हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भी उनको भर्ती किया। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि चंगेज खां की जो सेना होती थी, इसमें अलग अलग कबीलों के लोग होते थे, अलग अलग कबीलों के लोग होते थे। इसके अतिरिक्त जो विजित स्थानीय लोग होते थे, उनको भी सेना में सम्मिलित किया जाता है। और प्रशासक के रूप में इन्होंने ईरान और चीन के स्थानीय लोगों को भी इन्होंने भर्ती किया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो मंगोलों का जो शासन है, ये बहुजातीय था, अलग अलग जाति के लोग इसमें रहते थे। बहुभाषी था, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग इसमें रहते थे। बहुधार्मिक था, अर्थात अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग इस शासन में रहते थे। लेकिन कभी भी मंगोलों ने अपने जो व्यक्तिगत मत है, अपनी जो व्यक्तिगत आस्था है, या हम कह सकते हैं कि इनका जो व्यक्तिगत धर्म है, इन लोगों पर कभी भी नहीं थोपा। और यह मंगोल शासकों की प्रमुख विशेषता थी। यहाँ पर हम जितने भी प्रलेख या अभिलेख या इतिहास की जो बुक्स हैं वो देखते हैं, उनमें यदि हम चर्चा करते हैं मंगोल या किसी भी यायावर शासन प्रणाली का हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, तो एक चीज अभी भी समझना असंभव है, और वह असंभव बात यह है कि वह ऐसा कौन सा प्रेरणा स्रोत था जो मंगोल लोगों को साम्राज्य के निर्माण की जो महत्वाकांक्षा है उसको पूर्ति करने के लिए जो समुदायों में बटे हुए लोग थे उनको एक परिसंघ बनाने के लिए बाध्य किया। तो देखो, जब हमने चंगेज खां का अध्ययन किया, तो चंगेज खां से पहले हम देखते हैं कि मंगोल लोग हैं, ये अलग अलग कबीलों में बटे रहते थे और आपस में लड़ते रहते थे। और चंगेज खां ने इन सबको एक किया और एक विशाल परिसंघ का निर्माण किया, और इस परिसंघ ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। लेकिन अभी तक जितने भी इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, वो ये जानने में लगे हैं कि वह कौन सा एक प्रेरणा स्रोत था जो इन सबको एक करने में कामयाब रहा। क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि इन लोगों के अलग अलग धर्म हुआ करते थे, अलग अलग जाति थी, अलग अलग पारिवारिक संगठनों में बटे रहते थे। इसके बावजूद ये लोग एक परिसंघ बनाने में कामयाब रहे, और इन्होंने एक बहुत ही बड़े विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। और ये विशाल साम्राज्य है, ये चंगेज खां की मृत्यु के बाद तक बना रहता है। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं तैमूर की चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो तैमूर है, ये 14वीं शताब्दी के अंत में एक विश्वव्यापी राज्य बनाने की आकांक्षा रखता था। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि वह अपने आप को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव करता है, और उसकी मुख्य वजह है क्योंकि वह चंगेज खां का वंशज नहीं है। उसको डर है कि वो चंगेज खां का वंशज नहीं है, क्योंकि तैमूर को पता था कि ये मंगोल लोग हैं, ये केवल चंगेज खां और केवल उसके पारिवारिक सदस्यों को ही राजा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए तैमूर क्या करता है कि मंगोलों से, खास करके चंगेज खां के परिवार से, इसने वैवाहिक संबंध बनाए और अपने आप को चंगेज खां के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। और उसके बाद में ही इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया, अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र संप्रभुता की इसने घोषणा की। अब हम चर्चा करते हैं मंगोलिया देश की चर्चा करते हैं। ये मंगोलिया देश है, ये वर्तमान में एशिया में स्थित है, और इसके उत्तर में स्थित है रूस स्थित है, और इसके पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में चीन स्थित है। और यहाँ पर जो ये मंगोलिया देश है, ये कई दशकों तक रूस के नियंत्रण में रहा था, रूस का उपनिवेश रहा था। और जो मंगोलिया देश है, इसने चंगेज खां को एक महान राष्ट्रीय नायक के रूप में लिया है, और यह इसका सार्वजनिक रूप से सम्मान भी करता है। यहाँ तक कि जो चंगेज खां की जो उपलब्धियां हैं, इसका वर्णन ये गर्व के साथ करता है। तो देखिए, अभी तक हमने देखा था कि चंगेज खां के बारे में लोगों के दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण जिसमें चंगेज खां को नरसंहारक के रूप में देखा जाता है, नगरों को विध्वंस करने वाला माना जाता है। वहीं दूसरा जो दृष्टिकोण है, ये मंगोल लोगों के द्वारा, अर्थात जो मंगोलिया देश के जो निवासी हैं, उनके द्वारा चंगेज खां को एक महान राष्ट्रीय नायक के रूप में देखा जाता है, मंगोलों को संगठित करने वाले के रूप में देखा जाता है, जिसने मंगोलों को एकत्रित किया और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। तो यहाँ पर जो मंगोलिया देश है, इसके लिए चंगेज खां एक हीरो है। और वर्तमान दृष्टिकोण में हम देखेंगे कि मंगोलिया के इतिहास में चंगेज खां है, वो एक बार फिर से मंगोलों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की चंगेज खां और मंगोलों का विश्व में जो स्थान है, उसके ऊपर हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण तिथियां और उससे संबंधित जो घटनाएं हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।